Hello everyone, welcome to ITS classes Education for All। हम आज से क्या करने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा बैनर है ITS क्लासेस का। 6 से लेकर 12 तक की फ्री एजुकेशन दी जाती है ITS क्लासेस पे। 6 से लेकर 12 तक की फ्री एजुकेशन दी जाती है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों क्लासेस आ जाती है। क्यों हमारे लिए ये जरूरी है, हमें क्यों चूज करना चाहिए ITS क्लासेस? क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है, 100% स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है और फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। मतलब कि कोई भी टाइमिंग पे चूक नहीं होती कि भाई आज क्लास हुई है नहीं हुई, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है हर एक बच्चे की। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है कि कोई भी हम फीस नहीं ले रहे इसमें ITS क्लासेस में। यहाँ के जो टीचर्स है वो बेस्ट टीचर है, MSc MCOM और MA किया हुआ उन्होंने। तो ये हमारा क्या है, लोगो है ITS क्लासेस का यहाँ। ठीक है। और ये हमारी थीम है एजुकेशन फॉर ऑल। जब हमें स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस को 11th और 12th की, वो किसके लिए क्या है, किसके लिए है? वो IIT JEE नीट NDA बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, CBSE हो, सभी के लिए FGAT और नेट और गेट, इन तीनों के लिए एक डिटेल में क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक एक चीजें देखेंगे केमिस्ट्री की, और अच्छे से समझेंगे क्या चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है। तो पहला हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, पहला हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो कौन सा है? चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी टर्म आती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से करेंगे। तो पहला ही हमारा क्या आता है, ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला टॉपिक आता है जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्या करना होता है, केमिस्ट्री की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री है क्या चीज़ है। हमें पता है भाई साइंस है। साइंस है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस का पार्ट है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो किसके साथ डील करता है? किसके साथ डील करता है? जो हमारे पास मैटर होते हैं, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर मैटर का जो स्ट्रक्चर होता है, या मैटर का जो कंपोजिशन होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि मैटर की हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब हम स्टडी करते हैं, उसके बारे प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है। और क्या-क्या देखते हैं इस केमिस्ट्री में हम? जो मैटर है हमारे पास, मैटर वैसे है क्या चीज़? मैटर वो चीज़ होती है जो यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ हो जिसका क्या हो, खुद का मास हो, और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। क्या करे? स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है। वो क्या होता है? मैटर होता है। तो मैटर जो होता है वो क्या होता है? वो चेंज भी हो सकता है। चेंज भी हो सकता है, किसकी वजह से चेंज होगा? डिफरेंट कंडीशंस और लॉ। अलग-अलग कंडीशन लगा के, अलग-अलग लॉज़ लगा के, नियम लगा के उस मैटर की हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? कुछ लॉज़ हैं और कुछ कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं? जो मैटर की है वो कंडीशन चेंज हो रही है। ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है। ये अगर सिंपल भाषा में बात करें, केमिस्ट्री है क्या कि वे मैटर की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, और मैटर के अंदर जो होने वाले चेंजेस होते हैं, किसके कारण चेंजेस होते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर कुछ लॉज के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में हम इन्हीं चीजें, मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात आती है जनरल इंट्रोडक्शन होने के बाद, अब बात आती है, अगला टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। भाई हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा है भाई, क्या है, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या क्या है? पहली इंपॉर्टेंस है सप्लाई ऑफ फूड। फूड की सप्लाई में कैसे हेल्पफुल है? जैसे हमारे पास क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैसे कि एग्जांपल है यूरिया, कैल्शियम सुपर फोस्फेट, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। जो केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, किस काम के लिए यूज होते हैं? जो हमारे फसल के अंदर, क्रॉप्स के अंदर जो उनकी यील्ड होती है, जो उनका रिजल्ट होता है, यानी कि फसल को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है फसल को बढ़ाने के लिए। जैसे हम खेती वगैरह करते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स की, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। जैसे यूरिया हम यूज कर रहे हैं, देखो यूरिया यूज करेंगे तो जो खेत में हमारे पास फसल होगी, जो यील्ड होगी वो अच्छी आएगी। उसका फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। जो हमारे पास सेकंड एक केमिकल फर्टिलाइजर है, कैल्शियम सुपर फोस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव, POH और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके ये दो कंपाउंड होंगे, ये वाला सुपर फोस्फेट होगा, ये दो होंगे जो कैल्शियम से अटैच होंगे। हमारे पास तीसरा क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, जो कि क्या है? NaNO3। ठीक है। NaNO3 ये भी केमिकल फर्टिलाइजर है। एक अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का NH4SO4। ठीक है।
उसके बाद सप्लाई ऑफ फूड में सेकंड पॉइंट आता है क्या, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया। जो हमारे फसल के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाती है या फिर इंसेक्ट होते हैं उनको उनसे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स या फिर बैक्टीरिया जो कीड़े मारने की दवाई होती है उनका यूज किया जाता है। ये भी एक तरीके से यील्ड को बढ़ाने के लिए ही होगा, क्योंकि अगर कीड़े खराब कर जाएंगे तो यील्ड घट ही जाएगी अगर हम इनका इन दवाइयों का यूज नहीं करेंगे तो। एक यहाँ पर फंगीसाइड्स हो रहा है, ठीक है। तो एक सी पॉइंट है इसका, क्या है, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रेशर प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। प्रिजर्वेटिव क्या होती है, जो हमारे खाने को लंबे समय तक सही रखे, ठीक है, उसको खराब ना होने दे, ठीक है। तो वो प्रिजर्व करते हैं हमारे फूड को एक लंबे समय तक बिना खराब हुए उसे अच्छे फ्रेश रखते हैं, ठीक है। अगला जो टी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स। जो हमारे क्या होती है मार्केट में बहुत सारी मिलावट्स वगैरह आ रही है, ठीक है, मिलावट अडल्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो उनको टेस्टिंग के लिए कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है क्या चीज़ नहीं है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल्स का यूज़ से क्या होता है, हमें पता चल जाए कौन सा कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल इसके अंदर है, कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस करने के लिए। अगला जो सेकंड है इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ के लिए और सैनिटेशन के लिए केमिस्ट्री का कैसे यूज़ हो रहा है, पहला है देखो लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के लिए कौन सी, एक तो सिस्प्लेटिन और एक टैक्सोल, ठीक है। ये दोनों की दोनों दवाइयाँ किसके लिए यूज होती है, कैंसर थेरेपी के लिए यूज होती है। AZT एजिडोथायमिडीन, ये किसके लिए यूज होती है, एड्स विक्टिम के लिए, जो एड्स की महामारी होती है उसके लिए AZT दवाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगली एक कौन सी दवाई है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसके लिए यूज होती है, रिड्यूस पेन। हमारे शरीर के अंदर जो भी पेन वगैरह होता है उसको दूर करने के लिए एनाल्जेसिक दवाई का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसके लिए होती है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफाइड के लिए कौन सी होती है, एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ट्रांसक्यूलाइजर किसके लिए, रिड्यूस टेंशन। जो हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाता है और टेंशन आ जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसक्यूलाइजर का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जैसे एक फेमस एग्जांपल डेटोल है, ठीक है, या फिर डेटॉल हो गया, वो क्या है, जो हमारे क्या होता है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इस ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। या फिर कुछ कट वगैरह जाए या जल जाए उससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, तो हम डिटोल लगा के या फिर एंटीसेप्टिक कोई और लगा के क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। एक होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट है जो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको क्या करता है, रोकता है। फिनोल हो गया, जैसे जैसे हम फिनोल का क्या लगाते हैं, पोछा लगाते हैं फ्लोर को साफ करने के लिए, फिनोल का यूज करते हैं कि भाई जो भी फ्लोर पे क्या होंगे, माइक्रो बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे उससे, फिनोल से। लो कंसेंट्रेटेड ऑफ क्लोरीन फॉर फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर। ये कह रहा है भाई अगर क्लोरीन को हम लो कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, उस वाटर को फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी ड्रिंकिंग वाटर है या भी गंदा वाटर है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके उसके पीने की योग्य बनाया जा सकता है क्लोरीन का यूज करके। अगली जो है ये एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक किसके लिए यूज़ होती है, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। जब भी हमें किसी बॉडी पार्ट का क्या करती है, सर्जरी करनी होती है, तो सर्जरी करने के लिए क्या करते हैं, उस पार्ट को सुन करने के लिए कि भाई दर्द फील ना हो उस वाले पार्ट पे, तो क्या होगा, वहाँ पर हम किसका इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंसेक्टिसाइड या फिर DDT बोलते हैं जिसको। इंसेक्टिसाइड वही है, रिड्यूस्ड डिसीज कॉज्ड बाय रेट्स, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एक तरीके से कीड़े मारने की या फिर कोई हानिकारक जो भी क्या होती है कि जैसे रेट्स का एग्जांपल लिया है, रेट्स क्या है भाई, अगर वो ज़्यादा हो जाएँगे तो वो क्या है बीमारी फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया गया है, DDT जैसे कि, ठीक है। एक आता है आपके पास क्यूनिन। क्यूनिन क्या है, क्यूनिन को रिप्लेस कर दिया क्लोरोक्यूनिन। क्यूनिन क्या, मलेरिया में जो हमारी दवाई यूज़ होती है वो क्यूनिन यूज़ होती है, बहुत ही कड़वी दवाई होती है। तो उसको क्या है उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए उसमें क्या करा, क्यूनिन दवाई का यूज़ करने लगे, क्यूनिन की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं भाई, जैसे-जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ रही है, केमिस्ट्री की स्टडी आगे की ओर जा रही है, तो क्या हो रहा है वहाँ से जो हमारे पास जो क्या है, एक तरीके से बेटर रिज़ल्ट ना देने वाली दवाई, मतलब कि कम रिज़ल्ट देती है जो दवाई खा लेते हैं जो हम, तो उसको और अच्छे तरीके से यूज़ हो, उसका 100% यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उनका दवाइयों का मॉडिफ़िकेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले क्लोरोक्विनीन ले रहे थे, अब क्या कौन-सी दवाई लेने लगे, क्लोरोक्विनीन लेने लगे। सेविंग द एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट को सेविंग कैसे करेंगे? तो एक रेफ्रिजरेंट CFC गैस यूज़ होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या करती है, वो ओज़ोन गैस को क्या करती है, खत्म कर दिया। ओज़ोन जो गैस है हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओज़ोन गैस है उसको क्या कर रही है, खत्म कर रही है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम, अगर CFC का यूज़ कुछ और केमिकल्स का यूज़ करने लगे हम, अगर CFC की जगह, तो एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज ही हो गया।
कि हमने सीएफसी रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे हैं, उसका ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन का कारण बन रही है, ठीक है? तो अदर केमिकल्स जैसे ये क्या है भाई, ग्रीन हाउस गैसेज़ है, जैसे कौन-कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज़ होती है, सीएच4 हो गई, अरे सीओ2 हो गई, ठीक है? ये क्या करती है, हमारे जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाती है। जैसे कि गर्मी होने का ज़्यादा कारण यही होती है कि भई जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वो जो गैसेज़ होती है, सीएच4 और सीओ2 होती है, वो एक लेयर बना देती है एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो वो क्या होती है, जो सन की रेडिएशन अंदर तो चली जाती है, परंतु वो बाहर नहीं जा पाती। बाहर ना जाने के कारण जो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ क्या करती है, उन जो रेडिएशन आ गई है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको बाहर नहीं जाने देती। ठीक है? तो अगली जो क्या है, अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट, इंक्रीज़ टू कम्फर्ट, प्लेज़र्स एंड लग्ज़रीज़ है। जो हमारा कम्फर्ट है, कम्फर्ट ज़ोन है या फिर प्लेज़र है, लग्ज़री है, उसको कैसे किस तरीके से बढ़ावा देती है हमारी केमिस्ट्री। तो एक होता है सिंथेटिक फाइबर। फाइबर का तो मतलब पता ही होगा कि भई कपड़े से है, ठीक है? कपड़े वगैरह बनाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल, सिल्क, ये कौन से हैं, नेचुरल फाइबर है। इसके साथ-साथ हमने क्या किया, आर्टिफ़िशियल फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर और बनाए, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। वो वाले फाइबर कौन-कौन से, एक टेरिलिन है या फिर नायलॉन है या फिर रेयॉन है। ठीक है? ये कौन से है, सिंथेटिक फाइबर है। ये वाले क्या हो गए भाई, जो ये जो सिंथेटिक फाइबर है, वो नेचुरल फाइबर से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही मुलायम कपड़े होंगे जिस तरीके से भाई, जो अगर हम पहन रहे हैं तो बिल्कुल हल्के-हल्के कपड़े होंगे, ठीक है? तो हमें वो है, हमारे शरीर पे एलर्जी होने से भी रोकता है, ठीक है? एलर्जी वगैरह नहीं होने देता। तो ये इसके फ़ायदे हैं कि भई एक क्या होता है, सिंथेटिक डाइज़ का और यूज़ करता है। हमें अगर किसी भी चीज़ पे कलर करना है, तो हम डाइज़ का यूज़ करते हैं, वो भी हमें केमिस्ट्री या फिर केमिकल से ही प्राप्त होता है, ठीक है? बी पॉइंट है, बिल्डिंग्स एंड मटेरियल। तो हमारे पास जैसे स्टील है, सीमेंट है, उनका यूज़ करते हैं हम, ठीक है? बिल्डिंग्स मटेरियल बनाने के लिए। अब स्टील और सीमेंट्स है, ये भी क्या है, केमिकल से ही बने होते हैं, ठीक है? स्टील क्या होता है, एक मेटल है, ठीक है? और क्या है, सीमेंट्स क्या है, हम क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं केमिकल से, ठीक है? और क्या है, थर्ड सी पॉइंट है, सप्लाई ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सप्लाई करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमीनियम, जिंक, अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। जो गहने बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, यूटेंसिल बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या फिर कॉइन बनाया जाता है, तो वो इन मेटल से ही बनाया जाता है, ठीक है? अगला जो क्या है, डी पॉइंट है, वो क्या है, आर्टिकल ऑफ डोमेस्टिक यूज़ है। जो डोमेस्टिक यूज़, घरेलू घर में जो हमारे पास यूज़ होने वाले क्या है, जो सामान है, उनका कैसे किस तरीके से जो केमिस्ट्री है वो हेल्पफुल है। जैसे डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट भी क्या है भाई, केमिकल कॉन्सेप्ट लगाने से या फिर केमिकल रिएक्शन वगैरह से ही क्या बनता है, डिटर्जेंट बनते हैं। ऑयल, फैट, शुगर, पेपर, ग्लास, पेंट, एक तरीके से क्या है भाई, कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स या फिर अनब्रेकेबल प्लास्टिक, ये सभी चीज़ें क्या है भाई, एक तरीके से हम इनमें इसके अंदर ही इनकी जो क्या कहते हैं, मेटल होते हैं, मेटल के बारे में स्टडी करती है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से मैटर ही है। तो इनका जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर ही करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वो मैटर की जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से मैटर ही है। अगला जो ई पॉइंट है, वो क्या है, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट में कैसे, जैसे कि एक कैमरा फ़िल्म है, ठीक है? वो किससे बनी होती थी, सेल्युलॉइड से बनी होती थी, ठीक है? अब तो नहीं आती कैमरा फ़िल्म्स, परंतु ये किससे बनी होती है, सेल्युलॉइड से बनी होती थी। एक होता है फ़ोनोग्राफो रिकॉर्ड्स, मेड ऑफ पीवीसी, पे पॉलीविनाइल क्लोराइड, किससे बनी होती है ये? पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है, ठीक है? ठीक है भाई, जो फ़ोनोग्राफ रिकॉर्ड है, ठीक है? तो अगला क्या है यहाँ पर, एक फिफ्थ पॉइंट है, क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि पेट्रोल्स है, पेट्रोल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई किस तरीके, कौन सा पेट्रोल अच्छा है, डीजल कौन सा अच्छा है, ठीक है? उनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, कौन ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कौन ज़्यादा एनर्जी को क्या कहता है, एनर्जी दे पाएगा, ठीक है? या फिर कोयल कोयल के मतलब कोयला के बारे में देखते हैं, ठीक है? ये तीनों चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्ट्स में हेल्पफुल होती है और ये सभी क्या है, मैटर में ही आते हैं, ये तीनों चीज़ें, ठीक है? तो ये किसके अंदर स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। अगला क्या है, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। 6 पॉइंट है, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर यानी कि जैसे कि यूरेनियम होता है, ठीक है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम 235 यूज्ड फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स है। हेक्साफ्लोराइड कौन सा, मतलब यूएफ6, ठीक है? और यूरेनियम 235 ये वाले कौन से एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लास्टिंग माउंटेन्स फॉर माइनिंग, जैसे माइनिंग करते हैं हम, खदानों में खनन करते हैं कि भाई हमें कोई मेटल वगैरह निकालना है या फिर सोना निकालना है वहाँ से खदानों में से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है? या फिर ब्लास्टिंग के लिए और कोई बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, हाथ से वर्क करके उसकी माइनिंग करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे क्या करते हैं, बहुत टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी भी पता है भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाई जाती है, ठीक है? अगला जो पॉइंट है, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किस तरीके से एप्लीकेबल है? एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, ग्लास, सीमेंट्स, पेपर्स, टेक्सटाइल, लेदर, डाइज, पेंट, पिगमेंट्स, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये सभी चीज़ें क्या है भाई, इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ठीक है? इन सभी का जो रिलेशन है वो मैटर से है, ठीक है? तो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों की, तो किसके अंदर करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं, ठीक है?
तो अगला जो है एप्लीकेशन इन वार, वार के अंदर जैसे टीएनटी होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, डायनामाइट हो गया, पॉइजनस गैस हो गया, या फिर एटम बम हो गया, या फिर हाइड्रोजन बम हो गया, फोर्जिन गैस हो गया, फिर मस्टर्ड गैस होती है। ये क्या है, वार्स में यूज की जाती है ये सभी चीजें। ये भी किससे बनाई जाती है, ये भी मैटर से बनाई जाती है। और इनके बारे में स्टडी भी हम कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, किस तरीके का कंपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, देखो मैंने भी बताया कि भाई यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें होती है वो सभी क्या है, मैटर है। कंडीशन क्या है, उसके क्या होना चाहिए, एक तो मास होना चाहिए और उसका खुद का स्पेस होना चाहिए, ठीक है, वो किसी ना किसी स्पेस को घेरता हो। तो इट इज डिफाइंड एज द थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, पोजेस मास, और मास हो उसका, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन फील आवर आवर फाइव सेंसेस, और हमारे पांचों पांचों सेंसेस के द्वारा वो क्या हो, फील हो। जैसे आँख के द्वारा भाई दिखता होना चाहिए, सुनना, या फिर हमें फ़ील हो, स्किन के द्वारा फ़ील हो सकते हो, ठीक है? या फिर स्मेल कर सकते हो, वो सभी चीज़ें क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है? मैटर की डेफिनेशन क्लियर हुई, उसके बाद देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है, 2 तरीके से क्लासिफाई किया है मैटर को। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, सब्सटेंस पोजेस डिफाइनाइट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो, एंड डिफाइनाइट शेप, और उसका शेप भी क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए सॉलिड हमारे पास ये लिक्विड का ये बॉक्स बना लेते हैं और गैस का ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, इस तरीके से। जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे इससे दूर दूर होंगे, मतलब कि सॉलिड से क्या होंगे, हल्का हल्का दूर दूर होंगे। गैस में एकदम से बहुत दूर दूर होंगे, मान लो यहाँ पर 3 4 5 ही बनाते हैं, ठीक है, गैस के ही होंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या कह रहा है भाई, अगर इसके पार्टिकल नजदीक नजदीक है तो इसकी जो शेप होगी वो फिक्स होगी। ये एक दूसरे, ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, ठीक है, मूव नहीं करेंगे तो इसकी शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। ये कोई भी प्रेशर वगैरह लगाएंगे या फिर टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, इसकी फिक्स, फिर जो शेप होगी वो फिक्स रहेगी। परंतु इसका इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, वो इतने वॉल्यूम पे है तो वो इतने ही वॉल्यूम पे रहेगा, इसका ना तो वॉल्यूम चेंज हो सकता, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, सॉलिड बोल रहे हैं, जैसे कि शुगर, आयरन, गोल्ड, वाटर। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड क्या है, जिसका डिफाइनाइट क्या है, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम तो डिफाइनाइट हो, परंतु क्या हो, शेप फिक्स ना हो। मतलब कि इसके पार्टिकल मूव तो कर सकते हैं पर इस तरीके से नहीं कि भाई वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए, बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी इन पार्टिकल के बीच में, पर वो कम होगी। इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को बदल सकते हैं। शेप को कैसे बदल सकते हैं, मान लो मैंने एक बर्तन में इस लिक्विड के इस तरीके से डाल दिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसी लिक्विड को इसके अंदर डाल रहा हूँ, इस गिलास के अंदर, तो इसके क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो गिलास की शेप की हो जाएगी, परंतु वॉल्यूम उतना ही रहेगा। वॉल्यूम अगर मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्टिकल, तो यहाँ भी 8 ही पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जितना क्वांटिटी हमने यहाँ ली थी उतनी ही यहीं पे पाएगी, ठीक है, परंतु इसकी शेप बदल जाएगी। बस इसने क्या किया, पहले ये क्या इस बॉक्स में था, अब क्या है, क्यूब की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब करते हैं गैस की बात। गैस क्या है, सब्सटेंस नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डिफाइनाइट नहीं होता, फिक्स तो वॉल्यूम भी नहीं होता, ना ही इसकी शेप फिक्स होती। शेप कैसे नहीं फिक्स होगी और वॉल्यूम कैसे नहीं फिक्स होगी, भाई पार्टिकल की जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कमजोर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है, ना के बराबर है, तो इसके पार्टिकल दूर दूर रहना ही पसंद करेंगे, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इसको एक बॉक्स की फॉर्म में है, ठीक है, अगर मान लो मैंने इसी गैस को क्या किया, एक कमरे में लगा डाल दी, तो वो कमरे की शेप में आ जाएगी। तो क्या करेगी, कमरे की शेप में आ जाएगी। बॉक्स से निकाला तो वो क्या करेगा, कमरे की शेप में आ गई, इसके पार्टिकल पूरे कमरे में फैल जाएंगे। पहले इस बॉक्स में था, अब कमरे में आ गई, तो इसकी शेप चेंज हो गई और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। पहले बॉक्स के इतने में था, बॉक्स की बाउंड्री के यहाँ इतना ही वॉल्यूम घेर रहा था, अब क्या पूरा कमरे का वॉल्यूम घेर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम भी चेंज कर देता है, ठीक है। शेप तो चेंज होगी होगी और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन गैस होगी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे पास क्या है, गैसेज है। यहाँ पर लिक्विड का एग्जांपल क्या था, ऑयल, मिल्क, वाटर, मरकरी। मरकरी क्या है, एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, एक एल्कोहल है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल क्या है भाई, एक दूसरे में कन्वर्ट होना, ठीक है। मतलब कि सॉलिड सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, लिक्विड किस में होगा, गैस में। जब अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। अब गैस को हम कूल करेंगे, ठंडी करेंगे, तो क्या होगा, वो लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाती है। अब एक मेन बात है कि भाई इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि भाई आइस का एग्जांपल लेके देख लो।
आइस को क्या करोगे, अगर गर्म करोगे वो क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। वाटर को और गर्म करोगे, वाटर वेपर में बदल जाएगा। अब वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो क्या होगा, वो वाटर में बदल जाएगा, और वाटर को ठंडा करोगे तो दोबारा से आइस में बदल जाएगा। इसी तरीके से ये इंटरकन्वर्टेबल। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, लगभग वैसे सेम ही होता है, पर एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, वेपर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो वेपर होता है वो लिक्विड होता है किसमें, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। परंतु गैस होती है वो गैसीय स्टेट में ही होती है किसमें, रूम टेम्परेचर पर भी। जैसे एग्जांपल लिया वाटर, वाटर क्या है, अगर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वाटर वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो वो क्या है, एक तरीके से वाटर है, ठीक है। वो गर्म करने पर क्या है, वाटर वेपर बन रहा है, हमें गैस जैसा दिखाई दे रहा है, भाप बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, भाप, ठीक है। भाप जैसी दिखाई दे रही है, गैस जैसी दिखाई दे रही है, परंतु वो गैस है नहीं, ठीक है, वो क्या है, वेपर है, ठीक है। अगर बात करते हैं गैस की, गैस एक अमोनिया है, जैसे अमोनिया लिक्विड जो रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होती है, वहां भी गैस ही होती है। और गैसीय स्टेट में भी वो क्या, कौन सी स्टेट होती है, गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर उसको गर्म कर दोगे तो भी वो गैस में ही है, रूम टेम्परेचर पे है तो भी वो गैस में ही है। अगली बात आती है क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे हमने फिजिकल पढ़ लिया, अब सॉलिड लिक्विड गैस थी, अब आती है केमिकल क्लासिफिकेशन पे। पहला ही पॉइंट आता है होमोजीनियस, सेकंड पॉइंट आता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस क्या करते हैं, मटेरियल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मटेरियल हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि जिसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम रहेगी, मतलब कि कोई भी मटेरियल है उसकी जो कंपोजिशन रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल ले लो, H2O है, H2O है, वो क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पर पार्टिकल तो H2O की है, ठीक है। उसको हमने गर्म कर दिया किसमें, गैस में, गैस में कर दिया, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, परंतु उसकी जो कंपोजिशन है H2O, वो पार्टिकल तो H2O की ही है ना, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो इसकी एक H2O फॉर्मूला है ये तो सेम ही रहेगा, चाहे वो गैस में चला जाए चाहे वो लिक्विड में चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम रहेगी। यहाँ पर H2O की प्रॉपर्टी जो है वहीं पर यहाँ पर रहेगी गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। इन वन फेज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। अब एक फेज क्या होता है, फेज को ही इसने डिफाइन किया है क्या, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो या फिर प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है। इसका मतलब होमोजीनियस को ही हम क्या बोल रहे हैं, फेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, साल्ट इन वाटर, एग्जांपल लिया, अगर हम पानी के अंदर क्या मिला देते हैं, साल्ट को मिला देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो वो एक ही फेज के दिखाई देते हैं, ठीक है। उसका जो फेज होगा वो एक जैसे ही होगा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उसके अंदर पानी कौन सा और साल्ट के पार्टिकल कौन कौन से है, ठीक है, वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस है डिफरेंट नंबर ऑफ फेज, जिसके अंदर फेज क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब कि यहाँ पर तो हमें पता नहीं चल रहा था कि भाई वाटर के अंदर क्या है, साल्ट है, हमें पार्टिकल नहीं दिख रहे थे, ठीक है, हम अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। और इसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर सोइल मिला दिया, मिट्टी के पार्टिकल मिला दिए, हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि भाई पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल कहाँ पर है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले जो होते हैं, वो वाली कंपोजिशन कौन सी होती है, वो क्लासिफिकेशन होती है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, जीनियस मटेरियल, ठीक है। तो अगला आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, बात कर लिया हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की, उसके बाद आती है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की क्या है, मटेरियल कंटेन ओनली वन सब्सटेंस। जो मटेरियल एक तरीके के सब्सटेंस को कंटेन करता है, एक तरीके के। और जहाँ मिक्सर क्या है, जहाँ पर मटेरियल कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है। एक बार आगे देखेंगे इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर था, बस एक बार यहाँ तक याद रखिए कि भाई जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर एक तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तरह के, वहाँ पर अलग अलग तरह के नहीं होंगे, एक ही तरह के होंगे। अगर वाटर के है तो वाटर के ही पार्टिकल होंगे, उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे वाटर को, ठीक है। मिक्सचर मतलब कि मान लो सोइल और वाटर का देख लिया, सोइल को और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो क्या होगा, एक तरीके से मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर बन गया, सोइल और वाटर का, ठीक है। उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस है, वाटर का भी और सोइल का भी है, ठीक है। आगे आ जाता है मैटर। मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया, हमने देखा कि भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। और यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस था, हेट्रोजीनियस था, ठीक है। अब ये और किस में डिफाइन किया, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में और करेंगे। प्योर सब्सटेंस को हमने देखा कि भाई जिसके अंदर एक तरह की सब्सटेंस है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का जिसमें कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और प्रॉपर्टी भी सेम हो, ये दोनों क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड होमोजीनियस है। उसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर मिक्सचर में हमने देखा, देखते आगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, भाई एलिमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट क्या है।
एलिमेंट डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हमने देखा जो एलिमेंट है वो किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का पार्ट है और इसके अंदर प्योर सब्सटेंस के अंदर एक ही तरह के क्या होते हैं, सब्सटेंस होती है, फिर पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल मतलब कि एटम या फिर मॉलिक्यूल। एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के क्या होंगे, एटम होंगे और मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड होता है। मेटल कौन सा है? रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। पोजेस लस्टर, जो चमकदार हो, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। मैलिएबल हो, जिसको हम क्या करें, शीट की फॉर्मेशन में बदल देते हैं, उसको पीट पीट के क्या कर देते हैं, शीट की फॉर्म में बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल। डक्टाइल नेचर हो, डक्टाइल मतलब कि वायर फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, उसको क्या करें, खींच कर हम वायर की फॉर्म में बदल सकते हो, वो क्या हो, सॉलिड हो। और एक हाई डेंसिटी हो, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मतलब कि मान लो, डेंसिटी का मतलब समझे तो यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें कितने पार्टिकल है, चार पार्टिकल है। अब इसकी बॉक्स की लेंथ क्या कर देता हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ, इसमें भी क्या रखता हूँ, चार पार्टिकल रहता हूँ। तो ये कह रहा है भाई चार पार्टिकल है इतने बड़े बॉक्स में, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब कि चार पार्टिकल है और इतने बड़े बॉक्स में है, ठीक है। मतलब कि कितने पार्टिकल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर चार ही पार्टिकल है, इतने छोटे बॉक्स में है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे? देखो वॉल्यूम से हिसाब लगाएंगे। डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होगी डेंसिटी। मान लो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। चार पार्टिकल, चार पार्टिकल इतने थोड़े से वॉल्यूम में है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे भाई इसके ये जो है ना, मास का और डेंसिटी का रिलेशन, ये वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करती है कि भाई इतना मास, चार पार्टिकल का मास इतने बड़े वॉल्यूम में है, ठीक है। और इतने चार पार्टिकल का, वही पार्टिकल चार पार्टिकल इतने छोटे वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम छोटा, इसमें वॉल्यूम छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी भाई। इसमें इसमें वॉल्यूम बड़ा है, इसमें क्या है, वॉल्यूम बड़ा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम का और डेंसिटी का इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से देखते हैं कि जो मेटल की डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है, हाई होती है। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही नजदीक होता है। नजदीक होने के कारण क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, टीन, निकेल, मरकरी और क्रोमियम, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होती है, इसके अपोजिट, मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी बोली उसके अपोजिट। नॉट क्लस्टर, नॉट रिफ्लेक्ट, लाइट, ब्रिटल, क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं भंगुर, मतलब कि एक तरीके से जो एकदम से टूटे ना, ठीक है, एकदम से ना टूटे, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, हीट का भी पुअर कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर। एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैस, जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल, जो सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन है, वो तीनों के तीनों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन नॉन मेटल है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। O2, N2, H2 और Cl2, ये किस में एग्जिस्ट करती है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक बात ये भी याद रख लेना कि भाई जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे एटम होता है, ठीक है। एटम से क्या बनते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट से हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। और कंपाउंड से क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट याद रखना, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड बोथ प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों, चाहे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है और मेटल की प्रॉपर्टी है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी शो करे। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करेगा, ठीक है। अगला है जो हमारे पास क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, आर प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों के दोनों क्या थे, प्योर सब्सटेंस थे। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये कह रहा है भाई जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो प्योर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, या फिर एक से ज्यादा क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और उनका प्रोपोर्शन क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। प्रोपोर्शन का क्या मतलब कि H2O है, H2O यहाँ पर क्या एक कंपाउंड है, वो किससे बना है, ओ एलिमेंट से, ओ एलिमेंट से बना है और हाइड्रोजन एलिमेंट से बना है, दोनों से मिलकर क्या बना है, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, क्या, H2O। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, और इनको कंबाइन कर देंगे H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। आप सभी को पता है भाई जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है,
जलाने का काम करता है या फिर क्या करता है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, कंबशन में हेल्प करता है। हाइड्रोजन भी क्या है, एक तरीके से विस्फोट का काम करता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं जिस तरीके से, ठीक है, तो एक तरीके विस्फोट का काम करता है। परंतु इसको अगर कंबाइन कर देते हैं H2O को, तो वो क्या बनता है, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरीके से अलग प्रॉपर्टी होगी इसको कंबाइन करने के बाद। इसका कंपोजिशन हमेशा वाटर का क्या रहेगा, जो हमने बोला फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए मास का। इसमें क्या होगा, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16। 1 हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1। 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2:16, ठीक है, तो 1:8 आ जाएगा। तो ये कह रहा है अभी वाटर का जो कंपोजिशन होगा ना, प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा 1:8 होगा, ना इससे ज़्यादा होगा, ना इससे कम होगा, यही रेशियो रहेगा, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हेलोजन, ठीक है, हेलोजन भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बच गए वो कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर हमारा अगला जो आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। मटेरियल कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब कि किसी और प्रोपोर्शन में, ठीक है, किसी और प्रोपोर्शन में जब मटेरियल क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को मिलाने के बाद, ठीक है, तो वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर के अंदर क्या डाल दिया, सोइल के पार्टिकल डाल दिए, तो वो क्या बन गया, एक तरीके से मिक्सचर बन गया, ठीक है, वो मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर बन गया, एक तो उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, वाटर का सब्सटेंस है, और एक इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, सोइल का सब्सटेंस है, ठीक है। 2 सब्सटेंस होंगे, दोनों सब्सटेंस मिक्स होके क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर वाटर का कंपाउंड है, यहाँ पर सोइल का कंपाउंड है, दोनों के दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। अब ये मिक्सचर क्या होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, मतलब इसका रेशियो होगा वो फिक्स नहीं होगा। वाटर हम कितना भी मिला दे, 1 गिलास मिला दे, 2 गिलास मिला दे, या फिर सोइल को कितना भी मिला सकते हैं, 1 गिलास वाटर में 2 चम्मच भी मिला सकते हैं, 3 चम्मच भी मिला सकते हैं, तो इसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर सेम द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर बना है, टोटल मिक्सचर जैसे वाटर और सोइल का, तो इसकी प्रॉपर्टी होगा ना, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों के बराबर ही होगी। मतलब कि इन जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी वही इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी, जो सोइल की प्रॉपर्टी होगी वही इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मिक्सचर सेपरेट इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर वाटर था, नीचे मिट्टी जमी हुई है, अब मिट्टी को और वाटर को हम कुछ हद तक फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, फिल्टर के द्वारा, फिल्टर लगा दे हम अगर, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, पानी को यहाँ से निकाल लेते हैं और जो मिट्टी नीचे की ओर जमी रहती है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिजिकल मेथड के द्वारा हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अगला होता है क्या, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे, कंटेन सेम फेज, तो वो कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल, पानी के अंदर क्या मिला दूं मैं, नमक मिला दिया, नमक को बिल्कुल डिजोल्व कर दिया, हमारी आंखों से क्या है, हम नहीं बता सकते कि पानी अलग, पानी के अंदर नमक मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, उसका जो फेज हो जाता है वो एक ही फेज हो जाता है, पानी का और नमक का, ठीक है। तो उस वाले मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, डिफरेंट फेज, फेज डिफरेंट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वाटर का और सोइल का, ठीक है, सोइल का और वाटर का, उसमें हम बता सकते हैं देख के कि भाई वाटर यहाँ है और सोइल यहाँ पर है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से जो अगर हम डिफरेंशिएट कर जाए या फिर फेज उनका डिफरेंट डिफरेंट हो पार्टिकल का, तो उस वाले को मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। एक और एग्जांपल है जैसे ऑयल इन वाटर, ये भी कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगला आता है हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, एटम और मॉलिक्यूल। एटम क्या होते हैं, एटम हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम हमेशा क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे एटम हमेशा। एटम कभी भी अलग अलग नहीं रह सकते, जैसे एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, इस तरीके से नहीं रह सकते। एटम हमेशा क्या रहेंगे, ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करते हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है। एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से ही बना होता है, ठीक है। एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से ही बना होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आयरन, आयरन लिया, आयरन किससे बना हुआ है,
आयरन के एटम से बना हुआ है। कॉपर, कॉपर के बाद यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर सिलिकॉन एग्जिस्ट फ्री, ठीक है। ये कह रहा है भाई, ये मे और मे नॉट कह रहा है, ठीक है। मे नॉट क्या मतलब भाई, वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में और नहीं भी कर सकते, ठीक है। अलग रह भी सकते हैं और नहीं भी। अलग रहेंगे तो किस तरीके से रहेंगे, जैसे कि ये भी देखा मैंने, ये वाले जो एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, मरकरी हो गया, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। परंतु जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते फ्री फॉर्म में, वो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे O2, H2, N2, इस तरीके से ये क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे। कभी भी तुम ये नहीं देखो कि भाई जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनके नीचे क्या लगा हुआ, टू की फॉर्म लगी हुई, ठीक है। दो नाइट्रोजन मिलके एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट फ्रीली। ये वाले क्या भाई, ये हमेशा फ्री फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड और एलिमेंट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। भाई मैंने बताया था भाई, एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। इस तरीके की वो सीरीज याद रखना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट विच एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल के क्या क्या टाइप है वो देखेंगे। एक तो मॉलिक्यूल बता रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होमो एटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक, एक होते हैं डाई एटॉमिक, एक होते हैं मोनो एटॉमिक, एक होता है ट्राई एटॉमिक, एक होता है टेट्रा एटॉमिक, एक होता है ऑक्टा एटॉमिक। तो ये कह रहा है भाई, होमो एटॉमिक मतलब जिसके अंदर सेम क्या हो, सेम नंबर ऑफ सेम एटम, एटम सेम हो, जैसे कि H2, यहाँ पर दो हाइड्रोजन की क्या है, एटम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेट्रो एटॉमिक की, H2O, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रो एटॉमिक का। ये किसका एग्जाम्पल है, होमो एटॉमिक का, जिसके अंदर सेम एटम हो, ठीक है। जिसके अंदर डिफरेंट एटम हो वो क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक। डाई होमो हो गया हमारे पास डाई एटॉमिक। उसके बाद डाई एटॉमिक मतलब जिसके अंदर दो एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब जिसके अंदर एक एटम प्रेजेंट हो, ये हीलियम 1, नियोन 1, ऑर्गन 1, ठीक है। एक एटम हो उसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब जिसके पास तीन एटम हो, ऑक्सीजन के तीन एटम है। ये कौन सी गैस है, ओजोन गैस है। कौन सी गैस है ये, ओजोन गैस है। टेट्रा एटॉमिक मतलब P4, फॉस्फोरस 4, जिसके अंदर चार एटम होंगे। ऑक्टा एटॉमिक मतलब सल्फर का एक ऑक्टा का मॉलिक्यूल देख लेंगे, जिसके अंदर आठ सल्फर एटम होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हेट्रो एटॉमिक, दो तरीके बताए, होमो एटॉमिक होता है और एक हेट्रो एटॉमिक होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, HCl, H2O, CO2 और NH3, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की भी है और हाइड्रोजन की भी है, कार्बन की है, ऑक्सीजन की है, हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, हाइड्रोजन की है और क्लोरीन की है, ठीक है। एक ये छोटा सा पॉइंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। अगर मैं पूछूं कि भाई हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एटोमिसिटी है, दो एटोमिसिटी है। अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई S8 के अंदर कितनी एटोमिसिटी है, आठ एटोमिसिटी है, ठीक है। इसकी कंपाउंड की फॉर्म में भी कैसे देखेंगे, जैसे H2O है, H2O की कितनी एटोमिसिटी है। अगर अलग अलग पूछे तो हाइड्रोजन की दो है, ऑक्सीजन की एक है। अगर टोटल पूछे तो टोटल एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 + 1 3 एटोमिसिटी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या किया, एटम और मॉलिक्यूल तक कवर कर लिया। काफ़ी अच्छा क्या करा, नोट्स के तरीके से देखा हमने और डिटेल स्टडी की है केमिस्ट्री की। जो जो एप्लीकेशन थी, 3-4 टॉपिक के करीब हमने कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपको आज हमारा जो ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू।